हेलो, गुड इवनिंग। नेट सक्सेस 92 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 1 में शिक्षण की प्रकार देखेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने कवर किए थे शिक्षण के उद्देश्य और शिक्षण की विशेषताएं। आज मैं शिक्षण के प्रकार के बारे में बात करेंगे। शिक्षण के प्रकार जो है उसको अलग अलग आधार पे बांटा गया है। इसको जो है हर आधार पे इनसे 3 प्रकार निकाले गए हैं। तो आइए अलग अलग आधार पे जो है हम लोग इसकी प्रकार को देखते हैं। पहला है शासन व्यवस्था के आधार पर। जो शिक्षण को जो बांटा गया है वो बांटा गया है शासन व्यवस्था के आधार पे। तो शासन व्यवस्था के आधार पे जो है पहला है निरंकुश शिक्षण। निरंकुश शिक्षण में कहता है कि शिक्षण प्रक्रिया का जो संचालन होता है वो शासक यानी उस राज्य के जो राजा होते हैं उसकी इच्छा के अधीन होता है। और ये जो होता था पहले प्राचीन राजतंत्र में जो शिक्षा का जो संचालन होता था वो निरंकुश शिक्षण ही होती थी। ठीक है, जिसमें राजा ने जो कह दिया कि आपको कौन सा क्या अध्ययन करना है, क्या पढ़ना है, तो उसी के कहे अनुसार आपको करना होगा। तो ये था निरंकुश शिक्षण। नेक्स्ट है लोकतंत्र तांत्रिक प्रणाली का शिक्षण। लोकतांत्रिक प्रणाली का शिक्षण इस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण की प्रक्रिया का संचालन जनता की इच्छा के अनुसार होता है। देखिए, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र क्या है? लोगों का तंत्र, लोगों का इच्छा। तो जनता की इच्छा के अनुसार करना होगा, यानी जनता जो चाहेगी वही पढ़ेगी, वही सीखेगी, वही आपको पढ़ाना होगा। तो जो व्यवहारिक रूप से सही नहीं है, तो ये व्यवहारिक रूप से संभव होने के कारण ये उतनी उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। हस्तक्षेप रहित शिक्षण में होता है कि यह शासन व्यवस्था की ओर से, यानी जो भी लोग शासन कर रहे हैं, जो भी इसका बोर्ड है, संस्थाएं हैं, उसके तरफ से शिक्षण के अलग अलग स्वरूपों को निर्धारण कर दिया जाता है। ठीक है, शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों को निर्धारण कर दिया जाता है और विद्यार्थी किसी भी स्वरूप के अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, यानी आपको जो है कि हर तरीके का कोर्स जो है बना करके एक पैटर्न बना करके आपके सामने दे दिया जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, आर्ट पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, जो भी कुछ आपको पढ़ना है उसका एक सिलेबस निर्धारित कर दिया जाता है और उसके हिसाब से आप जो है अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ये हमारा भारतीय शिक्षा प्रणाली ऐसे ही चलती है। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली के अंदर आता है। अगला है अधिगम स्तर के आधार पे हम लोग इसको बांटेंगे। अधिगम स्तर के आधार पर अगर उसमें जो है देखेंगे, सबसे पहले आता है स्मृति स्तर पर शिक्षण। ठीक है, स्मृति स्तर को हम लोग प्रारंभिक स्तर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सीखने का जो सबसे शुरुआती लक्षण है करी है वो है स्मृति स्तर। यानी बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो सबसे पहले उसकी जो स्तर होती है वो होती है स्मृति स्तर। ठीक है, स्मृति स्तर एक मानसिक प्रक्रिया है जो अधिगम, धारणा, प्रत्यय स्मरण आदि चरणों से मिलकर पूर्ण होती है। इसमें प्रस्तुतिकरण के क्रम में महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज किया जाता है और इस स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी अधिगम की विषय वस्तु को रटने तक सीमित रखता है। देखिए, अब बच्चा जो सब शुरू करेगा पढ़ना तो उसकी उतनी समझ नहीं होती कि चीज़ों को समझेगा, इसलिए उसको विषय वस्तु को क्या किया जाता है? रटवाया जाता है, कंठस्थ करवाया जाता है। तथ्यों को क्या करवाया जाता है? कंठस्थ करवाया जाता है। ठीक है, उसे समझा नहीं जा सकता। स्मृति स्तर के जो प्रस्तावक है वो है हर्बर्ट है। कौन है? हर्बर्ट है। तो पूछेगा
कि स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन है? हर्बर्ट है। याद रखने के लिए हम लोग छोटा सा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे स्मृति स्तर में क्या होता है, यानी ये प्रारंभिक स्तर है और इसमें याद करना होता है, रटना होता है। तो कोई भी बच्चा जो है किसी भी चीज़ को क्या करता है, जल्दी जल्दी रटता है, हड़बड़ हड़बड़ करके रटते रहता है। आपको बोलेंगे ना कि ये क्वेश्चन आने वाला, आप इसको रट लो, तो आप कैसे रटोगे? एकदम से जल्दबाजी करोगे, हड़बड़ हड़बड़ करके रटोगे उस क्वेश्चन को। तो स्मृति स्तर रटने वाली स्तर होती है, और इसको कैसे रटेंगे? तो हड़बड़ करके रटेंगे। तो इससे याद रखेंगे कि स्मृति स्तर के जो मुख्य प्रस्तावक होंगे वो कौन होंगे? हर्बर्ट होंगे। ठीक है, चलिए अगला जो है वो है अवबोध स्तर। अवबोध स्तर का जो शिक्षण है, इसमें क्या होता है, इसमें अब चीज़ों को रटने के साथ साथ अब समझना भी होगा। यानी इस प्रकार के शिक्षण का प्रयोग किसी विषय वस्तु की पहचान या उसकी प्रकृति को समझने में करते हैं। यानी पहले हम लोग क्या करते थे, रटते थे, अब रटने के साथ साथ अब उसको समझेंगे ही, साथ ही उदाहरण को गैर उदाहरणों से अलग करने की समझ को विकसित करेंगे। यानी जो आपके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, इसके अंदर थोड़ी सी आपको क्या होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, है ना। तो ये हो जाता है अवबोध स्तर में। और इसके जो मुख्य प्रस्तावक है वो है मॉरिसन। कौन है? मॉरिसन है। यानी इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, समझना आपको मन से पड़ेगा, समझना आपको मन से होगा, तो मन से याद रखिएगा मॉरिसन। ठीक है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इसके मुख्य प्रस्तावक कौन है। उसके बाद आता है विमर्शी स्तर या चिंतनशील स्तर। विमर्शी स्तर या चिंतनशील स्तर में क्या करता है, अब हम यहाँ पे अपने विचार को प्रकट करते हैं। और ये जो शिक्षण का स्तर में सबसे उच्च स्तर इसको माना जाता है। यानी यह एक मानसिक प्रक्रिया होती है, अतः इसमें शिक्षण के अंतर्गत विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने व उन पर विचार देने की समझ को विकसित करता है। यानी इसके अंदर क्या आता है, विवेच्य बिंदु, मतलब जो जो बिंदु पे आपको लगता है कि ये गलत है या सही है, उस पर आप विचार कर सकते हैं। यानी अपनी समझ से क्या कर सकते हैं, उसको विश्लेषण कर सकते हैं और आप बता सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। इस पर आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, शिक्षण समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चिंतनशील स्तर में। और इसके जो मुख्य प्रस्तावक है वो है हंट। कौन है? हंट है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, तो जो आप विचार विमर्श करेंगे, है ना, अपना तर्क देंगे, तो सबका जो तर्क होगा वो अलग अलग होगा। क्या होगा? हट हट के होगा। तो याद रखिए, जो विचारशील स्तर है, विमर्शी स्तर है, चिंतनशील स्तर है, तो सबका ये हट हट के रहता है। तो इससे याद रखेगा हंट। ठीक है, तो बड़ा आसानी से इसका याद हो जाएगा ऐसा। चलिए आगे देखते हैं शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर। शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर सबसे पहला जो है वो औपचारिक शिक्षण है। क्या है? औपचारिक शिक्षण। क्या होता है औपचारिक शिक्षण? ठीक है, तो इस प्रकार के शिक्षण में कुछ बाध्यकारी नियम होते हैं। औपचारिक शिक्षण में क्या? फॉर्मल टीचिंग, है ना, जो आप स्कूल कॉलेज में जाकर के करते हो वो आपका औपचारिक शिक्षण ही तो आता है। तो इसमें जो औपचारिक शिक्षण जब हम ग्रहण करते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ बाध्यकारी नियम होते हैं जिसको आपको पालन करना अति आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे औपचारिक शिक्षण अगर हमको लेना है तो उसके लिए क्या क्या नियम हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे स्थान, यानी आपको स्कूल कॉलेज संस्था में जाकर ही हमको लेना होगा। समय की पाबंदी होती है, जैसे क्लास टाइम का एक समय होता है कि आपको 10 बजे क्लास आना है, 4 बजे घर चले जाना है। पाठ्यक्रम निर्धारित होता है पहले से। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं औपचारिक शिक्षण को संपूर्ण व्यवस्था जो होती है वो पूर्व नियोजित होती है। और औपचारिक शिक्षण के अंदर जितनी व्यवस्थाएं होती है वो पहले से रेडी रहता है, पहले से तैयार कर लिया जाता है। जैसे कि आपको क्या सिलेबस पढ़ानी है, कब एग्ज़ाम लेनी है, कब क्लास चलना है, कब कौन से टीचर पढ़ाएंगे, कब तो कौन टीचर आएंगे, कब आपकी मूल्यांकन होगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो क्या होती है, पहले से पूर्व नियोजित होती है औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी बच्चे को डिग्री देना होता है। क्या होता है? डिग्री देना है, और उस डिग्री को हासिल करके बच्चे व्यवसाय अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, यानी नौकरी वगैरह के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए वो पढ़ते हैं औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत। उसके बाद आता है अनौपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण जो होता है वो होता है यानी औपचारिक शिक्षण के जस्ट उसका अपोजिट, उल्टा। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षण का जस्ट उल्टा ये होता है, विपरीत होता है। यानी इस प्रकार का शिक्षण समस्त बाध्यता से मुक्त होता है, अतः यह औपचारिक शिक्षण के विपरीत होता है। इसमें आ जाता है प्रौढ़ शिक्षा, यानी आप घर बैठे आप कोई भी चीज़ पढ़ते रहो, अनौपचारिक शिक्षण है।
उसके बाद निरौपचारिक शिक्षण आता है। निरौपचारिक शिक्षण में जो होता है वो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण का एक मिश्रित विशेषताएं पाई जाती है, यानी दोनों को मिला देने से जो बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है निरौपचारिक शिक्षण। ठीक है, इसमें कुछ बाध्यता भी होती है तो कुछ स्वतंत्रताएं भी शामिल होती है, यानी आपको कुछ नियम रहेंगे, कुछ नियम से के लिए आप स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि दूरस्थ शिक्षक या पत्राचार के माध्यम से डिग्री प्राप्त करने वाली शिक्षण। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप जो है आपके लिए जैसे सिलेबस तो रहेंगे बट स्थान नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे, स्थान नहीं रहेंगे, कि आपको एक जगह आके पढ़ना है वो नहीं रहेंगे, टाइमिंग नहीं रहेंगे, एग्जाम भी होंगे, मूल्यांकन भी होंगे। तो क्या है, दोनों शिक्षण जो है मिल रहा है, निरौपचारिक औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। चलिए आगे देखते हैं। उद्देश्य के आधार पर इसको बांटा गया है। अब उद्देश्य के आधार पर कौन कौन से हैं, तो इसके लिए कहते हैं कि बीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, जो बीएस ब्लूम जो है वो सर्वप्रथम इसका वर्गीकरण किया था और इसने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण नाम से पुस्तक ही लिखे थे। इसमें शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिनके 3 रूप हैं। पहला है ज्ञानात्मक शिक्षण। पहला क्या है, ज्ञानात्मक शिक्षण। तो ज्ञानात्मक, देखिए नाम से क्लियर रही, ज्ञानात्मक तो ज्ञान आना चाहिए, यानी सीखने से मतलब है। तो इस शिक्षण में ज्ञानात्मक यानी उद्देश्यों की पूर्ति 6 चरणों में होती है। तो आप जो ज्ञान अर्जन करते हो तो कितने चरण में, तो वो 6 चरण में कंप्लीट होता है। उसमें से पहला है आपका ज्ञान, है ना, यानी चीज़ों को पहले क्या होना चाहिए, आपको ज्ञान दिया जाए, किसी भी चीज़ के लिए आपको ज्ञान दिया जाए, सिखाया जाए। जैसे ही आपके अंदर ज्ञान आ जाएगी तो उसके बाद आता है अवबोध। अवबोध मतलब समझ विकसित होती है। क्या होती है, समझते हैं आप चीज़ों को। उसके बाद उसका प्रयोग होता है, आप उसको क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए। जब ये तीनों करने के बाद उसके बाद चीज़ों को क्या कीजिए, जैसे विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण मतलब होता है एक एक करके चीज़ों को समझिए, एक एक करके चीज़ों को क्या कीजिए, विस्तार रूप से उसको तोड़िए। उसके बाद आता है संश्लेषण। जब आप समझ गए हैं, विश्लेषण कर चुके हैं, तो अब उसको एक जगह एकत्रित कर दीजिए, इकट्ठा कर दीजिए, तो ये हो गया संश्लेषण। और लास्ट में जब ये सारी 5 प्रक्रिया पूर्ण कर ली हैं तो लास्ट में होता है आपका मूल्यांकन। तो ये आपका जो है ज्ञानात्मक बोध हुआ, यानी इसमें ये 6 चरण मिलकर कंप्लीट होता है। उसके बाद जो आता है वो आता है भावात्मक शिक्षण। क्या आता है, भावात्मक शिक्षण। भावात्मक शिक्षण, इस शिक्षण का संबंध चरित्र निर्माण से है। देखिए, अब भावात्मक मतलब क्या होता है कि आपके भाव रूप से, मतलब आपके अंतरात्मा से वो चीज़ें जो है कब होनी चाहिए क्लियर, तो ये भावात्मक होता है। तो भावात्मक रूप से क्या होता है, चरित्र का निर्माण होता है। इस शिक्षण का उद्देश्य जो होता है 6 चरणों में पूर्ति होता है। सबसे पहले होता है ग्रहण, यानी चीज़ों को क्या करना है, आपको आत्मसात करना है, ग्रहण करना है। तो ग्रहण क्या कब करेंगे, जब आपके अंतर आत्मा आपको कहेगी कि इसको कबूल कर ले, तभी आप ग्रहण करेंगे, कोई चीज़ को आत्मसात करेंगे। तो ये आपकी भावात्मक हो जाएगी, है ना। आपकी वो चीज़ें हाव भाव पर डिपेंड करती है कि आप इसको ग्रहण करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, तो इसलिए इसको ये भावात्मक के अंदर आता है। जब उसका अनुक्रिया, मतलब जैसे होता है क्रिया को बार बार करते रहना ही अनुक्रिया है। उसका अनुमूल्यन मतलब होता है कि आप जो चीज़ भी सीखना है तो आप खुद से अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर खुद से मूल्यांकन कीजिए उसको कि आप इस चीज़ों को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इवेल्युएट कीजिए चीज़ों को, अनुमूल्यन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है संकल्पना। संकल्पना का मतलब होता है कि आप संकल्प लीजिए कि आप जो है, संकल्प कैसे लीजिएगा, मतलब एक तरह से प्रतिज्ञाबद्ध होइए कि चीज़ों को क्या करना है नहीं करना है। तो ये आपकी खुद की अंतरात्मा उसको बोलेगी कि हाँ भाई हमें ये ऐसा करना है, तो ये भावात्मक के अंदर आता है संकल्पना। उसका संगठन, एकजुटता, एक जगह एकत्रित रहिए, संगठन बनाइए, और ये सारी चीज़ों को जब आत्मसात करेंगे तब लास्ट में क्या होता है, आपका चरित्र का निर्माण होता है। इससे आपका कैरेक्टर जो है देखा जाएगा। तो ये हो गया चरित्र निर्माण। उसके बाद जो आता है इसमें वो होता है मनोगत्यात्मक शिक्षण। मनोगत्यात्मक होता है साइकोमोटर। तो मनोगत्यात्मक शिक्षण में इस शिक्षण का संबंध जो है मस्तिष्क व शरीर दोनों से होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारा माइंड जो कुछ कहता है, बॉडी उस पर क्या करता है, हमारा एक्शन लेता है, काम करता है। तो इस शिक्षण का भी विकास जो है 6 चरणों से मिलकर ही पूरा होता है। सबसे पहले होता है उद्दीपन। उद्दीपन यानी एक्साइटमेंट। ठीक है, यानी चीज़ों को देखें, हमें उसे देख करके मन में एक्साइटमेंट जगा, उद्दीपन हुआ। उस पर हमने कार्यकरण करना। देखिए यहाँ पे नंबर थोड़ा गलत हो गया, ये 1 है तो ये 2 है
है ना, इस तरह से देख लीजिएगा। तो उद्दीपन दूसरा क्या हो गया, कार्यकरण, और उसके बाद होता है नियंत्रण, मतलब कंट्रोल करना। क्या करना, कंट्रोल करना। जैसे देखेंगे ना कि बच्चों को जैसे कुछ समझा रहे नहीं समझ रहा है तो एकदम से गुस्सा आ जाएगा, लेकिन हाथ को क्या कंट्रोल करना होता है, तो नियंत्रण करना है। समायोजन, तालमेल, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण, तो ये जो होते हैं ये आपका मनोगतात्मक शिक्षण के अंतर्गत आती है। अगला है शिक्षण स्वरूप के आधार पे। शिक्षण स्वरूप के आधार पे इसको 3 वर्गीकरण किया है, वर्णनात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक। इसको आगे हम लोग डील करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे बस इसको देख लीजिए, शिक्षण स्वरूप के आधार पे 3 है। वर्णन, मतलब जैसे किसी भी चीज़ के को आपको क्या करना है, वर्णन करना है ना। जब कोई आदमी, कोई बच्चा आपके सामने वर्णन करता है कि सर मुझे ये आता है, ये नहीं आता है, ये सिखा दीजिए, वो सिखा दीजिए, ऐसे हो कैसे बनता है कोई चीज़, तो आप उसका सारा क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, तो वर्णनात्मक हो गया। उसके बाद आप खुद सोचते हैं इसका निदान कैसे किया जाए, इसको पहले क्या सिखाया जाए, उसके बाद क्या सिखाया जाए, तो उसका निदानात्मक होता है। उसके बाद लास्ट में उपचार करना शुरू कर देते हैं। अब है क्रियाओं के आधार पे इसका बंटवारा। क्रियाओं के आधार पे भी 3 भाग है इसके, 3। पहला है प्रस्तुतिकरण, दूसरा प्रदर्शन और तीसरा है क्रिया। तो ये 2 जो है हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह से डेली आपका जो है क्लास आती रहेगी। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।